तो हम लोग कल के एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के एनालिसिस को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस एसी आउटपुट करंट। आरएमएस एसी आउटपुट करंट क्या होता है? द आउटपुट करंट आई इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी कंपोनेंट। जो आउटपुट करंट आएगा हमारा वो होगा एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको आई डैश, आई ए सी को मैं आई डैश से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आई डी सी को आई डी सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई ए सी जो आउटपुट करंट है आई डैश इज इक्वल्स टू आएगा वो हमारा आई माइनस आई डी सी, जो कि ए सी आउटपुट ए सी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट करंट है। अब आई आर एम एस वैल्यू क्या होगी? आई आर एम एस, आई डैश आर एम एस वैल्यू होगी आर एम एस वैल्यू ऑफ आई डैश, जो कि एसी कंपोनेंट है आउटपुट करंट का। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो वो आ जाएगा, आर एम एस वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, फिर वही काम करेंगे हम लोग 1/2 पाई, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, बिकॉज its period is a 2 पाई and I dash square and here d अल्फा। अब यहाँ पे आई डैश की वैल्यू क्या है? जैसे हम लोग देखें यहाँ पे आई डैश की वैल्यू क्या है, आई माइनस आई डी सी है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 पाई, 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर एंड डी अल्फा। नेक्स्ट हम लोग इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई डी सी स्क्वायर माइनस 2 आई डी सी इंटू आई, क्यों? क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो फाइनली जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, आई आर एम एस डैश इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। और इसको जब हम लोग और फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, तो ये हो जाएगा आर एम एस माइनस आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर। ये आई डैश आर एम एस वैल्यू है जो कि ए सी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट करंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इन ए सी एमीटर connected in series with RL will read IRMS. Therefore, I dash RMS is called reading AC emitter, whereas IDC is called reading of DC emitter. एग्जाम्पल से इसको समझे हम लोग। सपोज करिए, मान लीजिए कोई करंट है जो कि I इक्वल टू 5 + 10 sin ओमेगा टी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डीसी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है? एसी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आउटपुट में जो करंट आता है वो डीसी प्लस एसी का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग बताया। तो जब इसकी आई आर एम एस वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यानी कि एसी आउटपुट का आर एम एस वैल्यू निकालेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस फार्मूले से आई डी सी स्क्वायर प्लस आई डैश आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो वो जब सॉल्व करके रखेंगे तो यहाँ पे 50 25
और प्लस IRMS की वैल्यू कितनी 10 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं IRMS, अगर हम लोग लिखेंगे तो IRMS की वैल्यू क्या आएगी, आई डैश RMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 है, पीक वैल्यू तो पीक बाई रूट टू, दैट मीन्स 10 बाई रूट टू, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि ये आ जाएगा पास 5√3 IRMS की वैल्यू आएगी, यानी कि AC प्लस DC RMS वैल्यू कितनी होगी 5√3 होगी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का रिपल फैक्टर, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिपल फैक्टर जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। बेसिकली रिपल फैक्टर इज अ अनवांटेड कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। ओके, तो यहाँ पे रिपल फैक्टर क्या है, हमें रेक्टिफायर का काम क्या है, रेक्टिफायर का काम ये है कि वो AC DC वैल्यू को रिप्रेजेंट करे या DC वैल्यू आउटपुट पे दे, तो हमें AC वैल्यू नहीं चाहिए, इसका मतलब कि ये AC वैल्यू अनवांटेड है, तो यही अनवांटेड वैल्यू अनवांटेड AC कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है रिपल किसी भी रेक्टिफायर में। तो इसका मतलब कि जितना ज़्यादा रिपल फैक्टर रहेगा वो उतना पुअर रेक्टिफायर का वर्क करेगा, मीन्स कि हमें दैट मीन्स रिपल फैक्टर शुड बी लो। ओके, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं रिपल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट। हायर रिपल फैक्टर इम्प्लाइज ग्रेटर AC कंपोनेंट जो कि अनडिजायरेबल है, और अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें रिपल फैक्टर को तो R इक्वल्स टू हो जाएगा RMS AC जो कि अनडिजायर्ड है, RMS AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट जो कि डिजायर्ड है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, RMS AC कंपोनेंट अभी हम लोग फाइंड किए हैं, तो वो हो जाएगा I डैश RMS ओनली आउटपुट पे AC कंपोनेंट अपॉन IDC, आपको पता है IDC। जब इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो वो आ जाएगा, इसको हम लोग इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी हम लोग फाइंड किए हैं I डैश RMS की वैल्यू, तो वो होता है टोटल RMS वैल्यू का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर अपॉन IDC को IDC ही रहने देते हैं। अब जब हाफ वेव रेक्टिफायर में इसके वैल्यू को रखेंगे तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो वो आ जाएगा IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर माइनस 1। अब IRMS की वैल्यू हमें पता है, IDC की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू रखने पे हमें मिल जाएगा IRMS की वैल्यू कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IM/2, और IDC की वैल्यू कितनी होती है IM अपॉन पाई। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है और -1 करना है। तो जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो रिपल फैक्टर की वैल्यू आएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 आ जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। और आउटपुट पे हमें हाफ रेक्टिफायर काफ़ी ज़्यादा रिपल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि ये अगर कंपेरिजन करें फुल वेव रेक्टिफायर से तो इसका रिपल फैक्टर पुअर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा इनपुट पावर। इनपुट पावर कितना होगा, इनपुट पावर PI से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। इनपुट पावर क्या होता है, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग। मीन्स कि ये प्रोडक्ट होता है किसका, इंस्टेंटेनियस करंट
ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली समझें तो पी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ वी आई एंड प्रोडक्ट ऑफ आई। तो ये कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी आई इंटू आई डी अल्फा। यहाँ पे वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू आर एफ प्लस आर एल, बिकॉज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है इसका, डायोड के क्रॉस रेजिस्टेंस आर एफ ले रहे हैं और लोड के क्रॉस कितना हम लोग लोड ले रहे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आर एल ले रहे हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा आई यहाँ पे है और एक आई है यहाँ पे, अब आई स्क्वायर हो जाएगा और आर एफ प्लस आर एल, और यहाँ पे हो जाएगा डी अल्फा। अब आर एफ प्लस आर एल बाहर आ जाएगा, यानी कि आर एफ प्लस आर एल अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, आर एफ प्लस आर एल अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई, और यहाँ पे आई स्क्वायर डी अल्फा। अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आप लोग देखे होंगे पहले, ये क्या चीज़ है, ये हमारा आई आर एम एस का स्क्वायर को शो कर रहा है। दैट मीन्स इसको फाइनली सॉल्व करने पे हमें इनपुट पावर क्या मिलेगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल आ जाएगा। ये हमें फाइनली आउटपुट पावर, इनपुट पावर हमें प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट इसका अगला हेडिंग है इफिशियंसी। हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। Efficiency of half rectifier. Efficiency is a measure of the ability of rectifier to convert input power into DC पावर। मीन्स चूँकि हम लोग जानते हैं कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना, यानी कि जितना ज़्यादा वो डीसी पावर में कन्वर्ट करेगा उसकी इफिशियंसी उतनी हाई होगी। और इसको हम लोग मैथमेटिकली अगर समझें तो वो हो जाएगा ईटा इक्वल टू, यानी कि इफिशियंसी इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी कि हम कितना पावर दे रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में कितना डीसी आउटपुट पावर हमें मिल रहा है। ठीक है, और इसको परसेंटेज के फॉर्म में अगर देखें तो परसेंटेज ऑफ ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी डी सी यानी पावर डी सी इंटू इनपुट पावर इंटू 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो पी डी सी की वैल्यू कितनी होती है, चूँकि हमें पता है आई स्क्वायर आर होता है किसी भी पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला, तो आई डी सी स्क्वायर आर एल हो जाएगा, क्योंकि लोड के क्रॉस में आउटपुट पावर देख रहे हैं। और पी आई कितना हो जाएगा, जो कि हम लोग इसके पहले देखे हैं, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल इंटू 100। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे, आई डी सी की वैल्यू रखेंगे और आई आर एम एस की वैल्यू रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, आई डी सी की वैल्यू कितनी होती है, आई एम अपॉन पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन, और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, आई एम बाई 2 होती है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आर एफ प्लस आर एल है, और इंटू 100, इतना परसेंटेज आएगा फाइनली। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा 40.5 इंटू आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल। ये हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी मिला है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें हम, कितना परसेंटेज है ये, अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें परसेंटेज में, तो वो आ जाएगा, कब मैक्सिमम होगा, जब आर एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आर एल से कैंसिल आउट हो जाएगा और आर एफ 0 है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कितनी आ सकती है, 40.5% हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है। ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक इसमें देखेंगे, इसका हम लोग देखते हैं रेगुलेशन फैक्टर क्या होता है। रेगुलेशन फैक्टर आएगा, उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट हेडिंग रहेगा पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको हम लोग PIV से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस ए डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन इन ए रेक्टिफायर। यानी कि किसी भी रेक्टिफायर में डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो उसके क्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज अपीयर होता है उसको हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि PIV बोलते हैं। तो मैथमेटिकली इसको हम अगर लिखें या इसका एक्सप्लेनेशन को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो क्या हो जाएगा, डायोड के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज, और कब होगा ये, जब ये रिवर्स बायस में हो, व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस, इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो वी डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज मैक्सिमम हो सकता है, VM साइन अल्फा हो सकता है। अब मैक्सिमम साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो सकती है, यानी कि PIV जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आएगा वो आएगा VM हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ डायोड PIV शुड बी लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर जो भी वोल्टेज हो तो इसका PIV वैल्यू वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तभी ये सेफली वर्क कर पाएगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट या रिपल फ्रीक्वेंसी। क्या है, रिपल फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी एक तरह का होता है। तो कितना आएगा ये, सिंस इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स हैव इक्वल टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज सेम एज द इनपुट फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी आएगा वो जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी हम f माने या F0 माने तो रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, रिपल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा F0 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, आउटपुट का भी टाइम पीरियड सेम है और इनपुट का भी टाइम पीरियड सेम है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अगला हेडिंग आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर भी अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। फॉर्म फैक्टर जिसको हम लोग FF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, मैथमेटिकली इसका देखें वैल्यू तो ये होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होगा, IRMS अपॉन एवरेज वैल्यू क्या होता है, IDC। अगर दोनों का हम वैल्यू लिखें तो IRMS हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IM/2 और IDC हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IM/पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर आ जाएगा 1.57। ये इसका फॉर्म फैक्टर होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, और ये किसी भी रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर क्या इंडिकेट करता है, जो वेवफॉर्म है उसकी स्मूथनेस को इंडिकेट करता है। यानी कि जितना हाई जितना हाई फॉर्म फैक्टर रहेगा उतना वो उसका कर्व वेवफॉर्म स्मूथ होगा। और स्मॉलर फॉर्म फैक्टर क्या इंडिकेट करता है, ग्रेटर स्मूथनेस और लेस वेरिएशन, कम वेरिएशन। स्मूथनेस ज़्यादा रहेगा इसका मतलब वेरिएशन कम होगा। अब यहीं पे ही हम लोग इसके फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर में रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। R=, हम लोग देखें हैं क्या होता है, IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1। तो यहाँ पे IRMS अपॉन IDC की वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे R= रिपल फैक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा √ फॉर्म फैक्टर -1। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया था या इस पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट ट्रेडिंग है नेक्स्ट और लास्ट ट्रेडिंग होगा हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसको TUF बोलते हैं। तो इसको हम लोग मिटा के यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर को देखेंगे क्या होता है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इट इज अ रेशियो ऑफ DC आउटपुट पावर एंड AC रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या होता है ये, किसका रेशियो होता है? ये DC आउटपुट पावर और AC रेटिंग का रेशियो होता है। और किस किस वाइंडिंग के लिए? सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। ओके, तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो वो आ जाएगा TUF इक्वल टू ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा PDC अपॉन AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसको सॉल्व करेंगे। PDC की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? IM बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू RL। और AC रेटिंग क्या हो जाएगा? PDC क्या हो जाएगा? IM बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू RL। और AC रेटिंग हो जाएगा IM इन अपॉन 2√2 इंटू RF प्लस RL। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा 0.286 इंटू RL अपॉन RF प्लस RL। और मैक्सिमम ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना आ जाएगा? जब RF की वैल्यू 0 हो जाएगी तो RL कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मैक्सिमम ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा 0.286। किसके लिए? फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाफ वेव रेक्टिफायर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फुल रेक्टिफायर क्या होता है और उसके एनालिसिस को